हेलो स्टूडेंट्स, देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी बफर सॉल्यूशन की। कहा था बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो पीएच में चेंज को रेजिस्ट करते हैं यदि उनमें थोड़ा सा एसिड या बेस या सॉल्ट मिला दिया जाए। और हमने बात भी की थी बफर एक्शन कैसे है। बफर का मतलब अपनी पीएच में चेंज ना होने दे या चेंज हो भी तो बहुत कम हो, सो दैट इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। और हमने कहा भी था कि दो तरह के बफर होते हैं, मिक्स्ड बफर एंड सिंपल बफर। फिर हमने बात की थी मिक्स्ड बफर की। मिक्स्ड बफर का हमने एग्जाम्पल भी लिया था, दो तरह के, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। और हम बात कर रहे थे एसिडिक बफर की। एसिडिक बफर में कहा था हमने इट इज़ अ वीक एसिड एंड कंजुगेट बेस। अब बात आती है पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करें। एक पॉइंट हमने कहा भी था कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड उसका कंजुगेट बेस कभी बफर नहीं बनाते। ऐसी स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट्स कंजुगेट एसिड डू नॉट फॉर्म बफर। इस बात को थोड़ा बाद में लिखेंगे, पहले हम बात करेंगे पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो लिखो हेडिंग पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब कोई एसिडिक बफर है, मान लो HA प्लस उसका सोडियम सॉल्ट ले लो Na। ये कोई वीक एसिड है और ये सॉल्ट है, सॉल्ट कंजुगेट बेस है एक्चुअली। सो दिस इज वीक एसिड एंड दिस इज कंजुगेट बेस। मान लो इसकी कंसंट्रेशन ले ली A मोल पर लीटर। A इसलिए बिकॉज इट इज सिग्निफाइंग एसिड, A स्टैंड्स फॉर एसिड एंड दिस इज S मोल पर लीटर। सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। S स्टैंड्स फॉर सॉल्ट, हालांकि सॉल्ट कंटेन्स कंजुगेट बेस, तो ये बेस है, ये एसिड है, तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन या कंजुगेट बेस की कंसंट्रेशन S मोल पर लीटर एंड HA की कंसंट्रेशन A मोल पर लीटर है। तो गाइज इस तरीके से यू डिफाइन लाइक दिस। अब बात आती है, अब HA तो एक वीक एसिड है तो उसका तो अपना एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होगा। तो HA aqueous dissociates to give H plus aqueous and A minus aqueous। और यहाँ पर Ka इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है। कंसंट्रेशन कितनी थी? A थी 0। और ये कंसंट्रेशन कितनी थी? अब Na तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, ये तो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा, जबकि HA फीबली आयोनाइज्ड होगा। फीबली मतलब वीकली आयोनाइज्ड। तो A माइनस की कंसंट्रेशन Na से कितनी आएगी? S ही आएगी, S। अब इक्विलिब्रियम पर बफर सॉल्यूशन के इक्विलिब्रियम में कुछ तो टूटा होगा, हालांकि कॉमन आयन इफेक्ट की जगह कॉमन आयन इफेक्ट A माइनस की वजह से पहले से ही S पड़ा हुआ है, तो HA का डिसोसिएशन काफ़ी कम होगा। मान लो इसमें से X खर्च हुआ, क्या बना? X। क्या बना? X। पहले से कितना पड़ा था? S। सो दीज आर द कंसंट्रेशन। तो आप तो जानते हो व्हाट इज K, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। क्या लिख दें? H प्लस कंसंट्रेशन A minus concentration upon HA। And what is H plus concentration? See over here, X into X plus S upon A minus X। वैसे तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, बन गई। K क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, सॉल्ट की और कंजुगेट सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन हमें क्वेश्चन में A और S दिए हुए होंगे। बताओ हु इज द ओनली अननोन? X। सॉल्व कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ X। एक बार X आ गया तो H प्लस कंसंट्रेशन आ गई pH। कौन सी बड़ी बात है? ये है बड़ी बात। आप तो जानते हो हम तो क्वाड्रेटिक से बचना चाहते हैं, अगर बच सकते होंगे तो देखें कि बच पा रहे हैं क्या। अगर बच पाएंगे तो जरूर। अगर X को उड़ा दें के कंपैरिजन में, तो X कब उड़ा पाओगे कंपैरिजन में? X को कब इग्नोर कर पाओगे इन कंपैरिजन टू A? तो लिखो approximations, suitable approximations। पहला, if K is small and A is appreciably high, तो फिर alpha of HA will be small, लेस देन इक्वल टू 0.1। अगर अल्फा की वैल्यू HA का
अगर लेस देन 0.1 के बराबर है तो इन दैट केस x कैन बी टेकन मच लेस देन a। तो यहाँ से हम ये क्या बात कह पाएंगे, वी विल बी एबल टू से कि जहाँ a माइनस एक्स है उसको हम a ले लें अप्रॉक्सीमेटली। आ रही बात समझ में? कुछ नया अप्रॉक्सीमेशन नहीं है, ये सब सीख चुके हो आप पीएच कैलकुलेशन ऑफ द वीक एसिड वाले केसेस में। डाउट है तो वापस जाएं, 2-3 लेक्चर पहले ही पढ़ा है हमने वो सब। तो पहला तो यही हुआ कि अगर K स्मॉल हो और A अच्छा खासा लार्ज हो तो इस रिएक्शन का डिसोसिएशन बहुत कम होगा, वैसे ही बहुत कम होगा बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ A माइनस। सॉल्ट A माइनस दे रहा है तो इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। हाँ, मगर K अच्छा खासा हाई हो जाए तो फिर तो X को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। कभी कभी 10 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जहां पर X को इग्नोर नहीं कर सकते, बट ज़्यादातर क्वेश्चंस में हम कर सकते हैं, तो ये इग्नोर हुआ। नॉट ओनली दैट, इफ concentration of acid and salt are high and comparable, that is उस केस में फिर क्या होगा, x is much less than even x also, s also, and in that case you can take a minus x plus s को हम क्या ले लें, s ले लें। फिर सुनो क्या बात कही, थोड़ा दिमाग लगाएं बच्चों। k अगर स्मॉल है और a अच्छा खासा हाई है तो अल्फा ऑफ द एच ए विल बी स्मॉल। अल्फा की वैल्यू आपने इग्नोर कर दी तो x a से काफ़ी कम होगा। और यदि कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड सॉल्ट आर हाई, एसिड भी हाई है सॉल्ट भी हाई है और कंपेरेबल हैं। कंपेरेबल किसे बोलते हैं? कंपेरेबल की कोई सेट डेफिनेशन नहीं है, बट जनरली 10 गुने का 20 गुने का डिफरेंस इधर उधर चलता है तो वो कंपेरेबल माने जाते हैं। 10-20 गुने का डिफरेंस अगर है तो वो कंपेरेबल माने जाएंगे। अगर एसिड की कंसंट्रेशन मान लो 0.1 m है और सॉल्ट की कंसंट्रेशन मान लो 0.01 है तो भी कंपेरेबल हैं, चलेंगे। 10 गुने तक का आराम से मान सकते हो, 20 गुने तक का भी मान लेते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर एसिड और सॉल्ट कंपेरेबल हैं कंसंट्रेशंस, तो आपने x को a की कंपैरिजन में उड़ाया था और a और s की वैल्यू नियरली कंपेरेबल हैं, तो x को s के कंपैरिजन में भी उड़ा सकते हो एंड यू कैन इग्नोर, यू कैन गेट s। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो गई, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम डिराइव कर रहे हैं हेंडरसन इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 से साफ दिखाई पड़ता है कि k इज इक्वल टू x, x इज नथिंग बट h प्लस कंसंट्रेशन इंटू x प्लस एस को वी कैन राइट s, a माइनस एक्स को लिख सकते हैं a, और यहां से एक्सप्रेशन आ गया कि h प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के ए इंटू ए अपॉन एस। और जब लॉग लेंगे और नेगेटिव लगाएंगे तो pH का एक्सप्रेशन आ गया पी के ए प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। इसे बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन, हेंडरसन हेसलबाल्च इक्वेशन, शॉर्ट में हेंडरसन इक्वेशन। पहले यहाँ तक की बात लिखो, मैं इसको दोबारा लिखूंगा, एक थोड़ा शोकेस करेंगे इसको अच्छे से। तो एक बार पूरी बात नोट करो यहाँ तक की, नोट इट डाउन। तो क्या इक्वेशन आ गई, जरा इसको ऊपर लिखें। तो pH इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, और वो एक ही बात है, pH इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड कहलाती है ये हेंडरसन इक्वेशन। कहलाती है हेंडरसन हेसलबाल्च इक्वेशन। तो
तो इस तरह की इक्वेशन ये कहलाती है। बट कब एप्लीकेबल है फॉर एसिडिक बफर? बट ध्यान रखना कब एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल व्हेन, मैंने कहा ना 10 में से 9 क्वेश्चन में इक्वेशन बढ़िया एप्लीकेबल होगी फॉर कैलकुलेशन ऑफ द पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। कोई एक आध क्वेश्चन है जहां ये इक्वेशन से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे। आपको कंडीशंस ध्यान रखनी पड़ेंगी, ये दोनों कंडीशंस। तो दोनों कंडीशंस क्या? व्हेन K इज लो एंड concentration of acid and salt are high and comparable। हाई होंगे तो भी ठीक है, बस कंपेरेबल का मतलब 10 का फैक्टर चलेगा, 10 गुना हो आइदर ऑफ देम, या तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन एसिड से 10 गुना हो या एसिड की कंसंट्रेशन सॉल्ट से 10 गुना हो। हालांकि 15-20 गुना 50 गुना तक भी चलाते हैं, वो कोई बात नहीं है, बस कंसंट्रेशन अच्छी खासी हाई होनी चाहिए ताकि हम x को इग्नोर कर पाए इन कंपैरिजन टू A एज वेल एज इन कंपैरिजन टू S। देन दिस इज द इक्वेशन, बस यही है कंडीशन। तो एप्लीकेबल व्हेन K इज लो एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड सॉल्ट आर हाई एंड कंपेरेबल। आप बड़े आसानी से ये इक्वेशन हेंडरसन इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो फॉर एसिडिक बफर। सिमिलरली फॉर बेसिक बफर, सिमिलरली फॉर बेसिक बफर, बेसिक बफर मतलब जैसे कोई BOH वीक बेस प्लस BCl उसका कंजुगेट एसिड सॉल्ट के फॉर्म में, तो ये कंसंट्रेशन B मोल पर लीटर और एसिड की कंसंट्रेशन जो कंजुगेट एसिड है उसकी कंसंट्रेशन सॉल्ट है वो S मोल पर लीटर। एक काम करें, जरा नीचे वाला पोर्शन ये लिख लिया होगा, एक बार नहीं लिखा है तो नोट करो, मैं हटाता हूं इसको। तो गाइज सिमिलरली फॉर बेसिक बफर यू कैन डिराइव द सिमिलर इक्वेशन। बस अंतर क्या होगा, बेसिक बफर में BOH है तो वो कंसंट्रेशन OH माइनस की देगा, तो pH की जगह रिप्लेस हो जाएगा POH। ध्यान रखना फॉर्मूले में pK की जगह पर बेस का pKb प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट तो वो है ही, अपॉन बेस। और यू भी कह सकते हो POH इज इक्वल टू pKb प्लस log of concentration of salt upon base, and the equation is, this is Henderson equation, Henderson Hasselbalch equation, short में Henderson equation for basic buffer। बट ये भी एप्लीकेबल जब ही है, कब कब जब Kb लो हो, when Kb is low, B and S are high और कंपेरेबल भी हो, तब ये आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो। तो कंसंट्रेशन ऑफ द वीक बेस, ये वीक बेस है, ये वीक बेस है और ये उसका कंजुगेट एसिड है, तो अकॉर्डिंगली इस तरीके से कहते हो आप हेंडरसन हैसेलबाल्च इक्वेशन, जिसे हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अगर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है तो फिर क्या करोगे, तो फिर वो क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे। अभी इस स्क्रीन पर नहीं है, इससे पहले वाली स्क्रीन पर थी। वो कौन सी इक्वेशन थी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1। From there x you can calculate and you can find out the H plus concentration, accordingly you can find out the pH of the solution। तो guys ये तरीका था, ये तरीका है बफर सॉल्यूशन की pH फाइंड आउट करने का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। नोट करो, ये एसिडिक बफर था और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट करके नोट करके लिख लेंगे एज ए नोट। क्या? वीक एसिड एंड कंजुगेट बेस एंड वीक बेस एंड कंजुगेट एसिड फॉर्म बफर। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कंजुगेट बेस and strong base and conjugate acid do not form buffer solution।
strong acid and conjugate base and a strong base and conjugate acid do not form बफर सॉल्यूशन, नहीं बनाते। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कंजुगेट बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड कंजुगेट एसिड बफर सॉल्यूशन नहीं बनाते, ध्यान रखें। वीक एसिड एंड कंजुगेट बेस एंड वीक बेस एंड कंजुगेट एसिड फॉर्म बफर सॉल्यूशन, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये पहला पॉइंट था। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, कई बार ऐसा लगता है कि एसिडिक बफर मतलब वीक एसिड एंड कंजुगेट बेस, तो ऐसा लगता है कि एसिडिक बफर है, अच्छा एसिडिक नेचर का होगा, नीड नॉट बी। pH ऑफ द एसिडिक बफर सॉल्यूशन मे बी लेस देन 7 और इवन मे बी ग्रेटर देन 7। क्यों? क्योंकि उसमें वीक एसिड है, साथ में कंजुगेट बेस भी तो है, तो pH में भी मोर देन 7। सिमिलरली बेसिक बफर है, तो कई बार स्टूडेंट्स को ऐसी फीलिंग रहती है कि बेसिक बफर है तो pH जो है वो 7 से ज़्यादा ही होगी। ना, ऐसा ना होता है। अरे वीक बेस के साथ में कंजुगेट एसिड भी तो है, क्या पता एसिड डोमिनेंट अमाउंट में हो, उसका K ज़्यादा हो, तो pH में भी लेस देन 7 इवन फॉर बेसिक बफर। तो एसिडिक और बेसिक मिक्स्ड बफर जो होते हैं, इनकी pH 7 से कम या 7 से ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। इट ऑल डिपेंड बिकॉज दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द एसिड एंड कंजुगेट बेस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। लिखेंगे इस पॉइंट को भी, पहले मैं ऊपर का ये पूरा पोर्शन नोट कर लो, नोट इट डाउन। सेकेंड, क्या सेकेंड? pH ऑफ एन एसिडिक बफर may be less than 7 or greater than 7, कुछ भी हो सकती है। तो pH ऑफ एन एसिडिक बफर may be less than 7 और greater than 7 और equal to 7, कुछ भी हो सकती है। तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक और बफर था, चलो वो भी पढ़ के निपटाई ही पे। कौन सा? 2 तरह के बफर थे, मिक्स्ड बफर एंड सिंपल बफर। लिखो बी, सिंपल बफर। अब ये लिखा होगा शायद मिक्स्ड बफर को, देख लेना। सिंपल बफर क्या होते हैं? दीज आर aqueous solution of a salt of weak acid and weak base. These are aqueous solution of the salt of weak acid and weak base. तो weak acid weak base का जो salt होता है उनके aqueous solution में हम बोलते हैं these are simple buffer। जैसे कौन? CH3CO NH4, जैसे और कौन? अमोनियम साइनाइड। ये एसिडिक बफर होते हैं और इनकी pH तो आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता था ऐसे वाले सॉल्ट का? pH इज इक्वल टू हाफ, क्या था? pKw प्लस pKa माइनस pKb। ये फॉर्मूला भी था, ये तो पढ़ाया आपने अभी 1-2 लेक्चर पहले ही। So this is the formula for calculation of the simple buffer. So they also act as a buffer solution.
they also act as buffer solution, but mainly the more effective buffer solutions are mixed buffers, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर, जिनके लिए हमने हेंडरसन इक्वेशन लिखी है पीएच कैलकुलेशंस के लिए, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। अब बारी है क्वेश्चंस की। बफर तो हो गया, बफर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको फील आए कि किस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह क्वेश्चंस हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पूरा नोट करो, नोट इट डाउन। मान लो ये क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ, ये IIT एडवांस्ड का क्वेश्चन है, एडवांस्ड। एग्जाम्पल थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट यही था। तो IIT एडवांस्ड में आया हुआ बड़ा अच्छा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज बफर सॉल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज बफर सॉल्यूशन। एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं। ए, मान लो कुछ ऐसे ले लें, जैसे अमोनियम ब्रोमाइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बी, HClO4 प्लस NaClO4, परक्लोरिक एसिड एंड सोडियम परक्लोरेट। सी, CH3COOH प्लस मान लो NaOH। डी, NH3 प्लस मान लो HCl। दीज आर द 4 ऑप्शंस। गाइज केयरफुली देख करके बतलाओ कि इनमें से कौन से बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर सकते हैं। ये दो सब्सटेंस के मिक्सचर लिए हुए हैं, तो बताओ कौन से बफर ले सकते हैं। सोच समझ के जवाब दें। मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है एकदम। बच्चे कई बार साफ कहते हैं कि सर हाँ पहला तो आंसर है, सेकंड वाला है नहीं, क्योंकि HClO4 इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड उसका कंजुगेट बेस बफर नहीं बनाते, तो बी तो नहीं होगा। और सी और डी तो कहाँ कोई बफर, कहाँ है कंजुगेट एसिड, नहीं। सी इज द आंसर, डी इज द आंसर। गजब क्वेश्चन, सच ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सी नहीं, ए तो है ही, बी है नहीं। ए और बी में तो मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं है। ये बेसिक बफर है, वीक बेस एंड कंजुगेट एसिड, ये बफर की तरह बिहेव कर नहीं सकता। जरा सी को देखना, जरा सी वाले ऑप्शन को देखो, तो CH3COOH, आपने उसमें NaOH मिलाया, तो बफर तो बाद में देखेंगे, पहला काम रिएक्शन चेक कर लो। दे विल रिएक्ट, और रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, CH3CONa प्लस H2O, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। हो गई रिएक्शन। आप NaOH इस तरीके से लो, आप NaOH इस तरीके से लो कि ये लिमिटिंग रिएजेंट रहे और पूरा खर्च हो जाए। जब NaOH लिमिटिंग रिएजेंट है, आपने इतनी अमाउंट मिलाई है कि NaOH लिमिटिंग रिएजेंट रहे, तो एसिटिक एसिड पूरा खर्च नहीं हुआ, बचा रह गया, ताजा बना। ये बचा रह गया, ये ताजा बना, तो क्या है ये, एसिडिक बफर। क्या है ये, एसिडिक बफर। तो यस, इट कैन एक्ट एज बफर सॉल्यूशन। अब आप समझ गए होंगे। डी ऑप्शन को देखिए जरा यहाँ, अमोनिया प्लस HCl, आपको पता है कि अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, HCl दुश्मन है, ये बेस है, ये एसिड है, रिएक्शन तो करेंगे, रोक के से ना रुक पाएंगे ये। और जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। अब ये HCl इस तरीके से इतनी अमाउंट लो कि ये लिमिटिंग रिएजेंट हो, पूरा खर्च हो जाए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कुछ तो खर्च हुआ, अभी भी बचा हुआ है, और अमोनियम क्लोराइड ताजा बना हुआ अमोनियम क्लोराइड और बचा हुआ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऑल टुगेदर दे फॉर्म बफर सॉल्यूशन। कौन सा बफर बोलिए जरा,
बेसिक बफर। कौन सा बफर सॉल्यूशन? बेसिक बफर। तो गाइज यू गेट द आंसर लाइक दिस, सो दिस इज बेसिक बफर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। तो ये बेसिक बफर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड आंसर। आंसर इज ए सी डी। नोट करो। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन ने ऐसे कहा कि अमोनिया एंड अमोनियम ब्रोमाइड एंड अमोनियम क्लोराइड आर मिक्स्ड in molar ratio of 1:4 in water to form solution. Ammonia and ammonium chloride are mixed in the molar ratio of 1:4 in water to form solution. तो अमोनिया एंड अमोनियम क्लोराइड को मिक्स करके एक मोलर सॉल्यूशन में 1:4 में वाटर में सॉल्यूशन बना दिया। इफ K ऑफ अमोनियम आयन इज 10⁻⁹, फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन। अब ध्यान दो, क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं कहा कि ये बफर सॉल्यूशन है। तो ऐसा है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में से सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन में से हाथ निकाल के बोले सर मैं हिंट दूं, भाई साहब एग्जाम कर रहे हो मैं हिंट दे दूं मैं बफर सॉल्यूशन हूं, ताकि बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला आप लगा पाओ। पहचानना पड़ेगा खुद ही कि ये बफर सॉल्यूशन है। क्वेश्चन थोड़ी कहेगा अंदर से सॉल्यूशन, थोड़ी से हाथ थोड़ी निकाल के बोलेगा मैं बफर सॉल्यूशन हूं, लगा दो फार्मूला। ऐसे हिंट ना मिलते हैं एग्जाम में। तो सुनो मेरी बात, अमोनिया है वीक बेस, अमोनियम क्लोराइड उसका कंजुगेट एसिड, तो अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड एक बेसिक बफर बनाएंगे। तो ये अमोनिया मतलब अमोनियम क्लोराइड होता है एक्चुअली, प्लस अमोनियम क्लोराइड ये एक बेसिक बफर है। और जब बेसिक बफर है और 1:4 के मोलर रेशियो में लिया गया है, तो फिर क्या काहे की देरी है। POH इज इक्वल टू PKB ऑफ अमोनिया प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। अच्छा ध्यान दो, फिर घुमा रहे हैं क्वेश्चन में आपको। इस तरह के क्वेश्चन आईआईटी ने पूछे हुए पहले। इन्होंने KB ऑफ अमोनिया नहीं दिया, K ऑफ कंजुगेट एसिड दिया हुआ है। तो आप तो जानते हो KB ऑफ अमोनिया इंटू KA ऑफ अमोनियम आयन, कंजुगेट एसिड बेस पेयर है, इस KW। तो KB निकाल कर रख लो, काम आएगा। वुड बी 10⁻⁻14 अपॉन 10⁻⁹, 10⁻⁵ है वो। आ गई बात समझ में। हमें KB चाहिए था, तो कितना 5 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, ये रहा सॉल्ट 4:1, तो 5 प्लस लॉग 4 मतलब 0.6, 5.6 यही हुई वैल्यू। गॉट इट। लॉग 2 की वैल्यू 0.3 ले लेते हैं, तो 2 log 2 मतलब 5.6, तो pH की वैल्यू हो गई 14 माइनस 5.6, कितना हो गया 8.4। दैट्स इट, यही आंसर है, यही आंसर है गाइस। दिस इज द आंसर। pH ऑफ द सॉल्यूशन विल बी 8.4। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। नोट करें। Let's take another question. 1 mole each of CS3COH and CS3CONA. तो 1 mole each of CS3COH and CS3CONA are dissolved in water to form 1 liter solution
ऑफ pH मान लो 5 या 4.7 मोल, 4.7. So this is the pH of the solution. 1 mole each of acetic acid and sodium acetate are dissolved in it. First, find pH of solution. Second, if 0.01 mole of HCl is added into the solution, find pH into the original solution. ये वाला ओरिजिनल. तो if 0.01 mole of HCl is added into the original solution, find pH of resulting solution. अच्छा, और थर्ड, if 0.01 mole of HCl is added into the original solution, find pH of रिजल्टिंग सॉल्यूशन. अच्छा, क्वेश्चन में मैं डेटा ले लेता हूं. देखो, डेटा कुछ दिया हुआ है ऐसा, जरूरत पड़ेगी आपको. लॉग ऑफ टेक 101/99 इज इक्वल टू 0.009. यही है ना? हाँ, 0.009. रीड द क्वेश्चन. इट इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का यूज आएगा जब हम बफर कैपेसिटी डिफाइन करेंगे. गाइज, एक बार अच्छे से इस पूरी बात को नोट करो. ये सवाल है, केयरफुली पढ़ो, अटेम्प्ट करो. मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. पढ़ लिया क्वेश्चन, अटेम्प्ट किया. देखो इस क्वेश्चन को इधर. 1 लीटर ईच ऑफ एसिडिक एसिड एंड CH3CONA आर डिसॉल्व्ड इन द वाटर टू फॉर्म 1 लीटर सॉल्यूशन, और pH इतनी पाई गई. तो साफ दिखता है कि ये एसिडिक बफर है. तो ये एसिडिक बफर था, और एसिडिक बफर की pH क्या होती है? 4.7. फॉर्मूला दिया है pKa, जो कि क्वेश्चन में एसिडिक एसिड के लिए pKa नहीं दिया हुआ था. आ जाएगा, इससे निकाल कर रख लो, काम आएगा. लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, तो 1/1. अब कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि कंसंट्रेशन तो खैर 1 मोल पर लीटर ही है, बट यहाँ कंसंट्रेशन का रेशियो है. कंसंट्रेशन का रेशियो वही होता है जो मोल्स का रेशियो होता है. इससे पहले क्वेश्चन लिया था ना हमने, इससे पहले भी एक क्वेश्चन लिया था हमने, अमोनियम ब्रोमाइड और अमोनिया का 1:4 का मोलर रेशियो लिया था. तो कई बार स्टूडेंट्स को डाउट आता है, सर कंसंट्रेशन का रेशियो लेना था, आपने मोल का रेशियो कैसे ले लिया? अरे, कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम. तो जब कंसंट्रेशन का रेशियो लोगे तो वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा. तो कंसंट्रेशन का रेशियो इन द प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज सेम एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स. समझ गए बात को? ये यूजफुल पॉइंट था कि कंसंट्रेशन का रेशियो किसी सॉल्यूशन के अंदर उनके मोल्स का रेशियो ही होता है. अब ये जरा सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमारे पास pKa की वैल्यू आ गई. हाउ मच? 4.7. गॉट इट? ये तो पहला पार्ट हो गया, राइट? pH ऑफ द सॉल्यूशन, pH नहीं pKa. करेक्शन करो, क्वेश्चन में ये pH नहीं है, pKa है. सो दिस इज pKa ऑफ सॉल्यूशन. तो pKa ऑफ सॉल्यूशन है. दिस इज हाउ वी डू इट, राइट? सेकंड पार्ट, क्वेश्चन ने कहा कि बाहर से 0.01 मोल HCl मिलाया. बफर की यही तो खूबसूरती है, यही तो ब्यूटी है बफर की, कि बाहर से आने वाले HCl या NaOH को खा जाएगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा. इसलिए pH में चेंज ज़्यादा हो नहीं पाता. तो बाहर से आपने HCl मिलाया H+, तो आपको तो पता है, मैंने समझाया भी था बफर एक्शन में.
बाहर से H प्लस मिला रहे हो तो कौन खाने आएगा? बेस। ये तो एसिड है ना, तो बेस खाने आएगा। बेस कौन? कंजुगेट बेस। कौन? CH3CO माइनस, और क्या बना लेगा? CH3COH। कितने मोल्स थे? 1 मोल 1 मोल। ये कितने मिलाया? 0.01। ये लिमिटिंग रिएजेंट है, पूरा खर्च हो गया। तो कितना बचा? ये 0 रह गया, 0.99 मोल। और ये 1 प्लस 0.01 मतलब 1.01 मोल। यही वैल्यू हो गई। अब नया बफर आ गया। अब नया बफर विद द न्यू कॉम्पोजिशन। तो हेंडरसन इक्वेशन है तो सही आपके पास, pH इज इक्वल टू PK 4.7 प्लस लॉग ऑफ, नया कॉम्पोजिशन है तो बफर की pH थोड़ी सी तो चेंज होगी। सॉल्ट इज व्हाट? 0.99 अपॉन एसिड, दिस इज 1.01, तो 4.7 माइनस लॉग 99 अपॉन 101, तो क्या हो गया? ये देखो डेटा दिया हुआ है माइनस 0.009, तो 700 में से 009 गया तो 4.691। यही है आंसर, यही है आंसर। तो इतना स्मॉल चेंज हुआ है इन द pH ऑफ द सॉल्यूशन ऑन एडिशन ऑफ दिस मच अमाउंट ऑफ एसिड। तो गाइज ये आंसर हुआ। pH थोड़ी सी घट गई, घटनी तो थी, बाहर से एसिड मिलाओगे तो pH तो घटेगी ना। ऐसी थर्ड पार्ट यू कैन सॉल्व। थर्ड पार्ट में बाहर से क्या मिलाया आपने? आज मैंने कई गलती कर दी। ये HCl नहीं है, NaOH लो। करेक्शन करो, ये HCl नहीं है, NaOH लो। दिस इज NaOH। गॉट द पॉइंट? तो NaOH मिला रहे हैं। अब बाहर से NaOH मिलाओगे, जिंदा थोड़ी छोड़ेगा सॉल्यूशन। OH माइनस बाहर से मिलाए हैं, इसे खाने के लिए कौन दौड़ के आएगा? कौन दौड़ के आएगा? एसिड आएगा। कौन? CH3COH। और क्या बना लेगा? CH3CO माइनस प्लस H2O, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो गया। तो ये 1 और ये भी 0.01, ये लिमिटिंग रिएजेंट था, खर्च हो गया, 0.99 बचा, 1.01 बिल्कुल सिमिलर। अगेन pH इज इक्वल टू व्हाट? 4.7 प्लस लॉग ऑफ। कंसंट्रेशन का रेशियो वही होता है जो मोल्स का रेशियो होता है। तो मोल्स का रेशियो कितना? लेट अस सी, सॉल्ट अपॉन एसिड, तो 1.01 अपॉन 0.99, जुड़ जाएगा इस बार 4.7 प्लस 0.009, 4.709। दैट्स इट। यही है pH की वैल्यू। गाइज ये आंसर था। सो दिस मच स्मॉल चेंज इन द pH विल अकर इन द क्वेश्चन लाइक दिस, बफर सॉल्यूशन। गुड क्वेश्चन, अच्छे से समझें। ये क्वेश्चन थ्योरी में भी काम आएगा जब बात करेंगे हम किसकी? बफर कैपेसिटी की। अभी तो और क्वेश्चंस लेंगे, पूरी बात नोट करें, नोट इट डाउन। नोटेड? राइट। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, बफर सॉल्यूशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में एक बहुत कॉमन मिस्टेक है बाय द स्टूडेंट्स। क्या? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनियम सल्फेट which must be added to 1 liter 0.2 m ammonia aqueous to form a solution of pH is equal to 9.3.
PKB अमोनिया के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन में, जरूरत पड़ेगी इसको, एंड दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 4.7। गाइस सॉल्व करो क्वेश्चन को। कितना मास अमोनियम सल्फेट का आवश्यक होगा टू बी मिक्सड इन 1 लीटर 0.2 अमोनिया सोल्यूशन। ऑब्वियसली अमोनियम सल्फेट से अमोनियम आयन आएगा, अमोनियम आयन कंजुगेट एसिड है और अमोनिया कंजुगेट बेस है, बफर बनेगा। ये कौन सा बफर? बेसिक बफर। मैंने हिंट दे दिया, टू फॉर्म ए सॉल्यूशन ऑफ द pH 9.3, PKB दिया है 4.7। सॉल्व करें, बतलाएं आंसर। क्या आंसर आया बोलो? चलो आंसर अपना मैच करो। देखो क्वेश्चन में क्या है, आपको पता है कि अमोनिया प्लस अमोनियम आयन ये बफर बनाएंगे। कौन सा बफर? बेसिक बफर। अच्छा, इसके मोल्स कितने हैं? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, तो 1 इंटू 0.2 मोल है। मान लो इसका x ग्राम मास लिया, x मान लो ये x ग्राम लिया, हमें तो अमोनियम सल्फेट का मास है तो NH4 ट्वाइस SO4, मान लो ये x ग्राम है, तो मोल्स कितने हो गए? मोल इज इक्वल टू x ग्राम अपॉन कितना मोलर मास, 14 18 18 दूनी 36 प्लस 96, 6 दूनी 12 9 3 12, 96 प्लस 18 दूनी 36, x अपॉन 132, इतने मोल है। तो बताओ मोल्स ऑफ अमोनियम आयन कितने हुए? दैट इज x अपॉन 132 इंटू 2। क्यों? अमोनियम सल्फेट से दुगना अमोनियम आयन आएगा तो डबल, तो x अपॉन कितना 66 मोल। यही कॉमन मिस्टेक है, स्टूडेंट्स इसे सॉल्ट मान लेते हैं और यहाँ इन्हीं मोल्स को फॉर्मूले में यूज कर लेते हैं। नहीं करना है, अमोनियम आयन इज द कंजुगेट एसिड, अमोनियम सल्फेट नहीं, अमोनियम आयन। बफर तो ये है ना, तो फिर फॉर्मूला हेंडरसन इक्वेशन POH इज इक्वल टू PKB 4.7, और POH क्या होता है? 14 माइनस pH, और pH की वैल्यू 9.3 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। सॉल्ट कौन है? ये सॉल्ट ही तो है, अमोनियम आयन। तो सॉल्ट के मोल्स कितने? x अपॉन 66 अपॉन अमोनिया के कितने मोल्स हैं? 0.2 मोल। मैंने कहा भी था रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन इज सेम एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो ये 4.7 ये पूरा जीरो ही रह गया, तो 0 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x अपॉन कितना 13.2। जीरो क्या होता है? लॉग 1 लिख सकते हो इसको। सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 13.2 ग्राम। दैट्स इट, यही आंसर है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगेन आई एम टेकिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द डिफरेंट वैरायटीज। नोट इट डाउन, इट्स अ गुड क्वेश्चन। कॉमनली मिस्टेक क्या होती है? यहाँ x अपॉन 66 ना लेकर के आप इसी अमोनियम सल्फेट के x अपॉन 132 ले लेते हो। मुझे तो पता है ना क्या मिस्टेक करते हो आप, तो वो मिस्टेक आप अब ना करें, नंबर पूरे पाएं। इसके लिए जरूरी है कि इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। नोट डाउन द क्वेश्चन, ये नोट डाउन द सॉल्यूशन। और क्वेश्चन लेंगे। वेल ये एक क्वेश्चन है, हालांकि अब तो ये IIT रुड़की है। IIT रुड़की तो बाद में हुआ, पहले वो रुड़की यूनिवर्सिटी के अंदर आता था। RE का एग्जाम होता था, रुड़की एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो REE या IIT रुड़की बोलते हैं इसको। IIT रुड़की में एक क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बफर सॉल्यूशन का। 2 बफर सॉल्यूशंस
बहुत पुराना सवाल है ये, हमारे टाइम का। इतना पुराना भी नहीं, हमको इतने पुराने थोड़ी हैं। 2 बफर सॉल्यूशंस। कौन से बफर सॉल्यूशंस? A and B of pH is equal to 4 and 6 respectively are prepared from acid HA and the salt NaA. Both the buffers are both the buffers are 0.5 m in HA, right? What would be the pH of solution? Would be the pH of solution obtained by mixing equal volumes of the two buffers. अच्छा, क्या दिया हुआ है? KHA का दिया हुआ है क्वेश्चन में 10⁻⁻5 और लॉग जरूरत पड़ती है आपको 5.05, तो ये वैल्यू आप ले सकते हो 0.7। ये है भाई बच्चों क्वेश्चन। एक बार आप खुद ही ट्राई कर लो, पढ़ो क्वेश्चन केयरफुली। बताता हूं ये एक अच्छा सवाल है, नोट इट डाउन। पढ़ लिया क्वेश्चन? ना मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन तो कंफर्टेबल है। कैसे जरा देखना। 2 बफर सॉल्यूशन हैं, A और B, pH 4 और 6 है और K भी दिया हुआ है और एसिड की कंसंट्रेशन 0.5 है, ये पक्का है। तो एक काम करो, दोनों सॉल्यूशंस में ऑब्वियसली जो NaA है, सॉल्ट है, उसकी कंसंट्रेशन अलग अलग होगी। तो बफर A के लिए pH इज इक्वल टू कितना? 4 इज इक्वल टू pKa, दिस इज 5 प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, मतलब NaA। कौन से बफर में? A बफर में, अपॉन कंसंट्रेशन 0.5। यहां से सॉल्व करो तो ये -1/10, तो -1 मतलब लॉग 1/10, तो NaA जो कंसंट्रेशन है A की, वो हो गई 0.05 है। ऐसी बफर B में pH की वैल्यू कितनी पाई गई? 6 पाई गई, इज इक्वल टू pKa 5 प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट NaA बफर B में अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, तो दोनों बफर में सेम थी, 0.5 थी। यहां से सॉल्व करा तो Na सोडियम सॉल्ट है ये, इन बफर B इज इक्वल टू 1 घटा दिया तो log 1 को क्या ले सकते हो? log 10 से मल्टीप्लाई 5m। अब ध्यान दो, इक्वल वॉल्यूम्स में मिलाया है, इक्वल वॉल्यूम्स मिलाते हैं तो कंसंट्रेशन आधी हो जाती है। अरे वॉल्यूम जब डबल हो गया तो कंसंट्रेशन क्या हो गई? आधी हो गई। बट ध्यान दो, दोनों सॉल्यूशंस में जरा, जैसे HA की कंसंट्रेशन फाइनल क्या हो गई? मान लो वॉल्यूम V था, पहले सॉल्यूशन में 0.5 m, V दूसरे में भी 0.5 मोल्स हो गए, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम 2V, तो कितना हो गया? 0.5 m ही आ गया, राइट। ऐसी NaA की कंसंट्रेशन फाइनल मिक्सिंग के बाद क्या हो जाएगी? क्वेश्चन ने कहा इक्वल वॉल्यूम से मिक्स कर दिया दोनों सॉल्यूशन को, तो नई कंसंट्रेशन बताओ HA की और NaA की। तो HA की कंसंट्रेशन तो 0.5 m आ गई, NaA की कंसंट्रेशन फाइनल वुड बी व्हाट?
पहला सॉल्यूशन ए वाले में कितना था 0.05 इंटू वॉल्यूम V प्लस 5 इंटू वॉल्यूम V अपॉन 2V। अरे ये तो समझते हो आप, दो सॉल्यूशन मिला रहे हैं तो नई कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करें। सो V से ये V कैंसिल, 5.05 अपॉन 2। सो गाइज दिस इज द वैल्यू M। आ गया नया कंपोजिशन, फिर क्या हेंडरसन इक्वेशन, व्हाट pH इज इक्वल टू pKa 5 प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट ये रहा 5.05 अपॉन 2 अपॉन एसिड ये रहा 0.5, तो 5 प्लस ये लॉग सॉल्व करोगे तो 5.05 ही आ गया, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन ने 0.7 लेने के लिए बोला है, 5.7। यस दिस इज द आंसर। ये था क्वेश्चन रुड़की यूनिवर्सिटी में, जो अब IIT रुड़की हो गया है। इट्स अ गुड कॉलेज, IIT रुड़की इज क्वाइट फेमस, इट्स इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच, कंप्यूटर साइंस, एवरीथिंग इज गुड, वन ऑफ द बेस्ट IIT। तो लाइक दैट यू से दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा सवाल था, नोट करें। और इसके बाद अब मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं जिसके 5-6 पार्ट हैं, और उस क्वेश्चन के थ्रू पूरा का पूरा आयनिक जितना पढ़ा है इट विल गेट रिवाइज्ड। उसके अंदर एम्फीप्रोटिक एनायन भी आ जाएगा, बफर सॉल्यूशन भी आ जाएगा, एसिड बेस भी आ जाएंगे, सॉल्ट भी आ जाएंगे, एवरीथिंग विल कम। एक ही क्वेश्चन से पूरा रिवीजन करवाने वाला हूं मैं, पहले ये पूरा नोट करो। Well, let us take another question. Find pH in following cases. A. 1 mole of H3PO4 plus 0.5 mole of NaOH in 1 liter solution. बी, सुनते जाना ध्यान से, वो सेम ही है, 1 मोल ऑफ H3PO4 और यहाँ 1 मोल कर दिया ऑफ NaOH इन 1 लीटर सॉल्यूशन। सी, 1 मोल ऑफ H3PO4 सेम है, या 1.5 मोल कर दिया। डी, ये 1 मोल ही है H3PO4 प्लस इसमें 2 मोल इस तरीके से ले लिया। ई, ये 1 मोल ही रखा प्लस 2.5 मोल ऑफ NaOH, एंड लास्ट में F पार्ट 3 मोल आपने NaOH ले लिया। गाइज ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है K1 10 की पावर -3, K2 10 की पावर -5, K3 10 की पावर -7 फॉर H3PO4। जरूरत पड़ने पर आप ये यूज कर सकते हो। जरा पढ़ो एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन के नाम की 6 पार्ट हैं, अभी तक का जितना पढ़ा है सब रिवाइज हो जाएगा, बताएंगे। अभी पहले एक बार जरा पढ़ो क्वेश्चन को, थोड़ा दिमाग लगाओ, चाह क्या रहा है क्वेश्चन, डू इट। हाँ भाई, पढ़ा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि पीएच इन 6 के 6 केसेस में बताओ। 1 मोल H3PO4 में आधा मोल NaOH मिलाया। देखो डायरेक्टली पीएच तो क्या फाइंड आउट करें, आपको मैंने पहले बता रखा है, समझाया हुआ है कि पहले तो अगर 2 सॉल्यूशंस मिक्स कर रहे हैं या 2 सब्सटेंस मिक्स कर रहे हैं तो चेक करो कोई रिएक्शन तो ना हो रही। यहाँ तो पक्का रिएक्शन होगी, क्यों? H3PO4 एक एसिड है और NaOH एक बेस है, रिएक्शन होगी। अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है मनी मन, यार ये तो वीक एसिड है,
NaOH से रिएक्शन करेगा क्या? बिल्कुल करेगा, दौड़ के करेगा, रोक के से ना रुकेगी ये। वीक एसिड भी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करेगा। अरे वीक एसिड और वीक बेस भी पूरा रिएक्ट करते हैं, वीक एसिड वीक बेस भी पूरा रिएक्ट करते हैं। उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी काफी लार्ज होता है, यहां तो फिर भी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब भी एसिड और बेस मिलाओ, भले ही वो वीक हो, दे विल कंप्लीटली रिएक्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। तो पहला काम रिएक्शन कराओ, उसके बाद देखेंगे क्या बचा क्या खत्म हुआ। जो बचा वही तो डिसाइड करेगा कि व्हाट इज द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो फाइनल सॉल्यूशन आपको जब देखनी है, जब सॉल्यूशन स्टेबल हो जाए। स्टेबल कब होगा? रिएक्शन करने के बाद, जिसको निमटना था निमट गया, जो बचना था बच गया। युद्ध होने के बाद जो बचेगा इज गोइंग टू डिसाइड द पीएच ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। लेट्स डू इट नाउ। तो मान लो पहला पार्ट ए, रिएक्शन तो करा लो। H3PO4 NaOH की रिएक्शन कराई, NaH2PO4 प्लस H2O, न्यूट्रलाइजेशन हुआ। ये 1 मोल या आधा मोल, यही लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इसमें से 0.5 मोल खर्च हुआ, 0.5 मोल बचा और ये ताजा बना 0.5 मोल। पहले पार्ट में अगर ध्यान से देखो तो NaOH आधा मोल था, लिमिटिंग रिएजेंट है। सॉल्यूशन में अब कौन है? ये है, देखो क्या है ये? बफर, एसिडिक बफर, जिसमें H3PO4 एक एसिड है, तो NaH2PO4 क्या है? एक बेस, कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर बने हैं, तो ये बफर सॉल्यूशन है। तो यहां से अगर सॉल्व करोगे तो pH की वैल्यू, अब ये बफर है एसिडिक बफर, तो pH इज इक्वल टू pK1, क्योंकि H3PO4 एसिड है तो कौन सा pK लोगे? pK1। तो pK1 इज 3 प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट 0.5 अपॉन 0.5, आंसर इज 3। दैट्स इट, यही आंसर है भैया। मेरे ख्याल से हिंट मिल गया आपको। अब तो आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो। जरा देखो बी वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में कह रहे हैं नहीं आधा मोल ना मिलाया हमने, 1 मोल मिलाया है। रिएक्शन तो करानी ही पड़ेगी, करवाओ रिएक्शन। तो H3PO4 की रिएक्शन आप जब कराओगे NaOH से, ये इस बार 1 मोल था, ये भी 1 मोल है, दोनों पूरे पूरे खर्च, ये भी ना बचा ये भी ना बचा, और क्या बना? NaH2PO4 प्लस H2O, ये 1 मोल बना। अब सॉल्यूशन में कौन है? सॉल्यूशन कंटेन्स कौन? NaH2PO4, ये है सॉल्यूशन में। कौन है ये? सॉल्ट विद एम्फीप्रोटिक एनायन। पहचान पड़ जाएगी तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वरना ना होगा। यही तो कह रहे हैं हम। कई बार बच्चे बोलते हैं बस सर बता दो ये है कौन, फार्मूला तो हम लगा देंगे। अरे पहचानना भी आपको पड़ेगा, फार्मूला भी आपको लगाना पड़ेगा। ये सॉल्ट विद एम्फीप्रोटिक एनायन है, सॉल्ट विद एम्फीप्रोटिक एनायन। एम्फीप्रोटिक एनायन का मतलब जो प्रोटॉन लूज भी करे और गेन भी करे साइमल्टेनियसली विद वाटर। और इसकी पीएच का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, हाफ pK1 प्लस pK2 पढ़ा हुआ है आपने ये। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? pK1 3, pK2 5, तो हाफ 3 प्लस 5, तो 3 और 5, 5 और 3। अब चलो जो डेटा ले लिया। वैसे ये डेटा सही नहीं है, मैं डेटा सही कर दूं क्या? हाँ, डेटा में काम कर लो, इसको कर लो -7। ये एक्चुअल डेटा लगभग ये होते हैं, और ये कर लो 10। सही करो जरा डेटा सभी सही करो। 10 की पावर -3, 10 की पावर -7, 10 की पावर -10। तो अब मैं इसको 3 ले लूं और ये 7 ले लूं, तो 7 और 3 10 बटा 2 5। So pH is 5 for this solution. तो आंसर फॉर द बी पार्ट इज pH is equal to 5. That's it, यही आंसर है। ऐसी जरा सी पार्ट सॉल्व करो, जरा देखना सी पार्ट। सी पार्ट में भी H3PO4 की रिएक्शन में इस बार 1.5 मोल ले रहे हैं। 1.5 मतलब 1.5। अरे 1.5 ढाई तो समझते हो ना, 1.5 मतलब 1.5, ढाई मतलब कितना? 2.5, पौने 3 2.75, सवा 3 3.25, ऐसे बोलते हैं। ये कोलोकियल लैंग्वेज होती है भैया। तो 1 मोल ऑफ H3PO4, अगेन द रिएक्शन विल अकर, प्लस NaOH, NaH2PO4 प्लस H2O। ये इस बार 1 मोल, ये 1.5 मोल। इस बार ये लिमिटिंग रिएजेंट है, H3PO4 पूरा खर्च। तो इसमें से 1 मोल खर्च हुआ तो 0.5 मोल बचा और ये 1 मोल बना।
बस ना, ध्यान से देखो, NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये जब तक एसिडिक हाइड्रोजन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है जिंदा ना छोड़ेगा उन्हें। NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये जो प्रोडक्ट बना है ना अभी ताजा, कौन, NaH2PO4, इसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन अभी भी हैं। जब तक NaOH जिंदा है एसिडिक हाइड्रोजन को जिंदा नहीं छोड़ेगा, खा जाएगा ये, तो फिर रिएक्शन होगी NaH2PO4 प्लस NaOH, ये रिएक्शन हुई, ये 1 मोल बना ताजा, ये 0.5 है। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, अब खत्म हुआ है NaOH, 0.5 खर्च करवा दिया, 0.5 मोल बचा, एंड दिस इज Na2HPO4 प्लस H2O, तो ये 0.5 मोल बन गया, ये 0.5 मोल और ये 0.5 मोल। अब ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर हैं। कंजुगेट एसिड बेस पेयर स्टेबल होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, वो आपस में रिएक्ट नहीं करते। तो NaH2PO4 और Na2HPO4 ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर हैं। तो सॉल्यूशन में अब क्या है, तो सॉल्यूशन कंटेन्स क्या क्या, NaH2PO4 प्लस Na2HPO4। समझ गए फिर दोबारा क्यों रिएक्शन कराई? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, जहां भी एसिडिक हाइड्रोजन होगा उड़ा देगा रख के उसे, वो खा जाएगा उसे, कंज्यूम। तो अब क्योंकि इसमें ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, तो फिर ये क्या हुआ, ये कंजुगेट बेस हुआ। अगर मैं इसको एसिड मान लूं तो ये फिर कंजुगेट बेस है। तो गाइस फिर वापस से ये बफर बन गया, और बफर का फॉर्मूला कौन सा, हेंडरसन इक्वेशन pKa। इस बार इसे एसिड मानना है तो pKa कौन सा, pKa2, और pKa2 की वैल्यू ये ली थी 7 प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ये सॉल्ट है कितना, 0.5/0.5, बस आंसर इज 7, दैट्स इट। यही आंसर है फॉर द सी पार्ट। एक बार A, B, C पार्ट नोट करो। आई एम गोइंग टू टेक अप द रिमेनिंग 3 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, नोट इट डाउन। इस क्वेश्चन के थ्रू तो आप पूरा का पूरा अभी तक जो पढ़ा है आपने आयनिक में सब कुछ रिवाइज हो जाता है। तो चलिए इसको हटाते हैं, बाकी के पार्ट भी सॉल्व करेंगे। हाँ जरा ABC हो गए थे, D वाले पार्ट पे आना। अब 2 मोल मिला रहे हैं D में, अब तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। H3PO4 NaOH के साथ मिला रहे हैं, ये 1 मोल, ये 2 मोल। एक काम करो यहाँ 2 ही ले लो, एक ही बार में काम निपटे। तो क्या ले लें, Na 2 NaOH 2 OH H प्लस खा जाएंगे, तो Na2HPO4 प्लस 2H2O, एक ही बार में लिख दिया। ये भी पूरा खर्च, ये भी पूरा खर्च, तो ये कितना बन के आ गया, 1 मोल बन के आ गया। ये भी क्या है, एम्फीप्रोटिक एनायन। अब तो देखो पहचान लो भाई। और इसकी पीएच का फॉर्मूला बतलाया था मैंने आपको, याद है? जरा बोलियो कितना, क्या था फॉर्मूला Na2HPO4 की? हाँ बोलियो, हाँ तू ही बोल, हाँ तुझे ही बोल रहा हूं मैं। बताइए क्या, हाफ pK2 प्लस pK3। तो मैं ही बोल रहा हूं, जो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, यहाँ कोई ना बैठा है, जवाब दिया करो, बैठे बैठे जवाब दिया करो। ये होता है इन्वॉल्वमेंट क्लास में। बच्चे जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे कई बार, जैसे हम यूं मूव कर रहे हैं ना, यूं पढ़ाते पढ़ाते बोलते बोलते, तो बच्चों की आंखें भी यूं चलती हैं। ऐसी आपकी भी चलनी चाहिए। इतने इन्वॉल्व हो जाओ कि एक ही बार में पूरा समझ में आए, नोट भी करते जाओ, सिंक्रोनाइज्ड हो जाए आपके हाथ भी और दिमाग भी। फिर देखो कितना समय बचता है आपका, और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़िया होगी, क्वेश्चन बढ़िया सॉल्व होंगे, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा आपका। तो गाइज नाउ यू हैव द फॉर्मूला हाफ pK2 7 प्लस pK3 10, 17/2 कितना, 8 दूनी 16, 8.5, दैट्स इट। अब सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होना शुरू हो गया।
नाउ ई पार्ट में फिर वापस से H3PO4 की रिएक्शन NaOH से करा रहे हैं। अब 2.5 मोल ले लिया तो 2 मोल से रिएक्शन कराई दो, तो क्या बना Na2HPO4 प्लस 2H2O। ये 1 मोल, ये 2 मोल, पूरे पूरे खर्च, ये 1 मोल बना नहीं, 2.5 मोल थे, सॉरी 2.5 में से 2 मोल खर्च हो गए, 0.5 मोल बच गया। ये लिमिटिंग रिएजेंट था। आपको तो पता ही है, अगर NaOH बचा है तो ये इस H+ को जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसको खर्च कर देगा। तो इसका मतलब Na2HPO4 प्लस NaOH will further react to form Na3PO4 प्लस H2O। ये 1 मोल बना था, ये 0.5 था, अब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। इसमें से 0.5 खर्च हुआ तो 0.5 मोल बच गया, ये भी 0.5 मोल बन गया। अगर ध्यान से देखो तो ये भी कौन है, ये बफर ही तो है। अरे ये भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर है, इसको अगर मैं एसिड मान लूं तो ये कंजुगेट बेस हो गया और इसके पीएच का फॉर्मूला हो गया हाफ। हाफ क्यों, बफर है ना, तो pKa, कौन सा pKa3, थर्ड आयोनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो 10 प्लस log of concentration of salt 0.5 upon 0.5. Answer is 10. And the last part F. अब तो समझ गए आप कि जब भी एसिड और बेस आपस में मिक्स कर रहे हैं, पहला काम रिएक्शन करवाओ, pH-VS तो देख लेंगे बाद में। 3 मोल मिलाए हैं और H3PO4 है, तीनों H+ उड़ेंगे इस बार, समझ में आ रही है बात। तो 3 NaOH एक ही बार में लिख दो, क्या बन गया Na3PO4 प्लस 3H2O। H3PO4 कितना 1 मोल, 3 मोल, पूरे पूरे खर्च, 1 मोल ये बना। क्या है ये, सॉल्ट विद ट्राईवेलेंट अनायन, सॉल्ट विद, यही तो पहचान करनी है, ट्राईवेलेंट एनायन। याद है इसका फॉर्मूला क्या था पीएच का, अरे याद है क्या था, हाफ pKw प्लस, मुझे याद है, अब आपको पता नहीं याद है कि नहीं है, pKa3 बोला था मैंने, प्लस log C। तो गाइज दिस इज द फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई, हाफ pKw 14 प्लस pKa3 10 प्लस log C, कंसेंट्रेशन 1 मोल बना है और 1 ही लीटर सॉल्यूशन है, तो log 1, 14 और 10 24, 24 का आधा 12, 12। नाउ सॉल्यूशन हैज बिकम स्ट्रांगली बेसिक, इट्स ए गुड बेसिक सॉल्यूशन, अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो इस तरीके से सोडियम फॉस्फेट बना। ऑर्थोफॉस्फेट आयन या फॉस्फेट आयन के पीएच कैसे कैलकुलेट करती हैं सब सीख चुके हो। तो ये एक क्वेश्चन था जिससे ऑलमोस्ट आपने सब कुछ यहाँ पर रिवाइज कर लिया। तो गाइस ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट करिए। चलिए अब बात करते हैं, एक नया टर्म डिफाइन करेंगे, बफर कैपेसिटी और बफर इंडेक्स। मेनली जो देखो IIT JEE मेन या एडवांस दोनों में मेनली क्वेश्चन जो आज हमने कराए हैं इन्हीं पर पूछे जाते हैं। वो बफर कैपेसिटी या बफर इंडेक्स पर कभी क्वेश्चन पूछते नहीं हैं, बट एक आसान सा कॉन्सेप्ट है, सीखने में कोई बुराई नहीं है और कई बार वो हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द बफर सॉल्यूशन। हालांकि जेई ने कभी बफर कैपेसिटी या बफर इंडेक्स पर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे दिखलाई नहीं पड़ता कई सालों में भी। यही मेजर क्वेश्चन है सिंपल बफर के ऊपर। वो सिंपल बफर मतलब एसिडिक बफर या बेसिक बफर के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, बफर कैपेसिटी पे क्वेश्चन पूछते तो नहीं है। बट लेट अस डिफाइन बफर कैपेसिटी। तो लिखो हेडिंग बफर कैपेसिटी। लिखो हेडिंग बफर कैपेसिटी। कई बार इसे बफर इंडेक्स भी बोलते हैं।
व्हाट इज बफर कैपेसिटी? इट इज द मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द बफर सॉल्यूशन। लिखो, पहला डेफिनेशन लिखो, मैं समझाता हूं। इट इज द मेजर ऑफ effectiveness of buffer solution। तो इट इज द मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द बफर सॉल्यूशन। डिफाइन कैसे करते हैं वो भी लिखो। इट इज डिफाइंड एज, मार्कर चाहिए, it is defined as the number of moles of acid or base to be mixed or to be added in 1 liter of buffer solution to change its pH by 1 unit। भाई ये है डेफिनेशन, अच्छे से याद कर लो, कई बार डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इज बफर कैपेसिटी? ऑफ कोर्स बफर के बारे में है और ये बफर की इफेक्टिवनेस को बताते हैं। अच्छा, मोर इफेक्टिव बफर का मतलब क्या होता है? जो अपनी पीएच में चेंज बहुत कम अलाउ करे, अलाउ ही ना करे, मतलब नेग्लिजिबल। और बकवास बेकार बफर कौन सा होता है? जो बफर की तरह बिहेव ही ना करे, मतलब जिसमें थोड़ा सा एसिड या बेस मिला दो और उसकी पीएच में चेंज एक अच्छा खासा चेंज हो जाए, तो वो कौन सा बफर? नाम काय का बफर फिर वो, तो इट इज अ बैड बफर, इनइफेक्टिव बफर। तो इफेक्टिवनेस ऑफ द बफर या मोर इफेक्टिव बफर कौन सा कहलाएगा? विच रेजिस्ट मोर चेंज विच टुवर्ड्स द चेंज इन पीएच ऑन एडिशन ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। So it is defined as the number of moles of acid or base to be added in 1 liter of the buffer solution to change its pH by 1 unit। 1 लीटर बफर सॉल्यूशन लो, उसमें 1 यूनिट का pH चेंज करो। एसिड मिलाओगे तो pH घटेगी, बेस मिलाओगे तो pH बढ़ेगी। तो कितने मोल एसिड या बेस मिला करके हम pH चेंज कर सकते हैं? दैट इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी। तो जैसे फॉर एसिडिक बफर, मान लो एसिडिक बफर है, तो बफर कैपेसिटी जो होती है इज इक्वल टू माइनस ds अपॉन, या मान लो एसिड मिलाया, माइनस da अपॉन dph इज इक्वल टू ds अपॉन dph। इस पूरे डेफिनेशन में एक और चीज आएगी। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस टू बी एडेड इन 1 लीटर ऑफ द बफर सॉल्यूशन टू चेंज इट्स pH बाय 1 यूनिट, कीपिंग A plus S for acidic buffer और B plus S to be constant। ये तो बताया था हमने, एक क्वेश्चन भी लिया था। मान लो एसिडिक एसिड और सोडियम एसीटेट है, उसमें अगर आप बाहर से HCl मिलाते हो, तो अगर सोडियम एसिड खर्च हुआ है तो बदले में कौन बन गया है? एसिडिक एसिड। तो A plus S remains constant या B plus S remains constant। क्योंकि अगर बाहर से एसिड और बेस है, मान लो एसिड और कंजुगेट बेस या सॉल्ट, बाहर से बेस मिलाया तो एसिड कम हुआ तो सॉल्ट बन गया ना फिर वापस से। तो इसका मतलब ये कंसंट्रेशन ऑफ A plus S विल रिमेन सेम। अरे भूल जाते हो यार, बताया तो था। जैसे ये था, मान लो CH3COH प्लस CH3CONA, ये था मान लो A और ये S कंसंट्रेशन। मान लो H प्लस मिला दिया 0.1 मोल बाहर से, तो आपको पता है H प्लस को खाने के लिए कौन आया था? CH3CO माइनस दौड़ के आया था और खा करके उसको कन्वर्ट कर दिया CH3COH में। ये कितने मोल थे? A मोल। ये कितने मोल थे? S मोल। ये 0.1 था, जब ये खर्च हुआ तो ये बन गए A माइनस 0.1 और ये कितना हो गया था? S प्लस 0.1। उल्टा लिख दिया, ये S और ये A। तो सॉल्ट थोड़ा खर्च हुआ, उतना ही एसिड बढ़ गया। अब नई कंसंट्रेशन का सम देखियो, S माइनस 0.1 प्लस A प्लस 0.1 अगेन A प्लस S। तो कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस प्लस CH3COH की जो कंसंट्रेशन है अभी भी है, तो वो A प्लस S ही ना,
तो a प्लस एस रिमेन्ड कांस्टेंट। आई बात समझ में? क्वेश्चन में भी ये कॉन्सेप्ट यूज किया था हमने। अब बात आती है कि सर ये क्या है सर, अरे ये क्या, अरे ये वही है बफर कैपेसिटी। कैसे? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पीएच में चेंज 1 यूनिट करना है तो चेंज इन पीएच, डीपीएच, डीपीएच का मतलब चेंज इन पीएच। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिड टू बी एडेड ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन? तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिड? तो सर ये माइनस क्यों लगाया? अरे भैया मेरी बात सुनो, अगर एसिड के मोल्स मिलाओगे तो पीएच क्या होगी? घटेगी। तो चेंज इन पीएच क्या हुआ? नेगेटिव। डीए पॉजिटिव है, अगर एसिड के मोल्स मिलाओगे तो मोल्स बढ़ेंगे तो डीए क्या हुआ? पॉजिटिव। डीपीएच क्या हुआ? नेगेटिव। क्यों? पीएच घटती है तो डीपीएच क्या है? pH2 माइनस pH1। तो ये नेगेटिव हुई। नेगेटिव ना आए तो पहले से ही एक नेगेटिव लगाओ ताकि नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाए? पॉजिटिव। हालांकि अगर सॉल्ट मिला रहे हो आप, हालांकि जो मैं डेरिवेशन करा रहा हूं ना, आप चाहो तो मत याद रखना, नहीं पूछते वो, IIT JEE एडवांस में भी नहीं पूछते, बट हम तो पढ़ाते हैं क्योंकि इससे बच्चों को एक फीलिंग आती है अबाउट द बफर सोल्यूशन, इफेक्टिवनेस ऑफ द बफर सोल्यूशन। तो भाई हम तो पढ़ाते हैं, इसलिए सुनो अच्छे से ध्यान से। अच्छा नहीं भी समझ में आया, टेंशन कुछ नहीं लेनी है। टेंशन से कौन सा किसने युद्ध जीत लिया? युद्ध तो आप ठंडे दिमाग से जीतते हो। तो ds अपॉन dph, ds क्या है? बेस है, कंजुगेट बेस। बेस मिलाओगे तो pH बढ़ेगी। तो आप जब बेस मिला रहे हो तो ds तो पॉजिटिव है ही और pH भी बढ़ रही है तो dpH भी पॉजिटिव है। आप नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से डिफाइन करते हो आप बफर कैपेसिटी, राइट? ऐसी फॉर बेसिक बफर। बफर कैपेसिटी आप डिफाइन करते हो कैसे? dB अपॉन dph। ऑब्वियसली बेस मिलाओगे तो pH बढ़ेगी, या फिर माइनस ds अपॉन dph। सो लाइक दैट यू से। अब चलो मान लो डेरिवेशन है, फॉर्मूला फाइंड आउट कर लें। तो फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए एक काम करते हैं, मैं राइट साइड में ये हटा रहा हूं, जरा एक बार इसको नोट कर लें। आप पहला नोट करो पूरी बात यहां तक की। चलो डेरिवेशन करते हैं। तो एक्सप्रेशन ऑफ बफर कैपेसिटी, तो डेरिवेशन, आप डेरिवेशन यू कैन स्किप, यू मे स्किप। स्किप मतलब छोड़ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। मान लो एसिडिक बफर लिया, कौन? HA प्लस NaA, ये कंसंट्रेशन A, कंसंट्रेशन सॉल्ट। तो pH क्या होती है इसकी? pKa ऑफ द वीक एसिड प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, यही तो होती है। अच्छा एक काम करो, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। तो सॉल्ट अपॉन, आप तो जानते हो A प्लस S कॉन्स्टेंट है, K कॉन्स्टेंट। तो यहां से अगर A की वैल्यू लिखना चाहें तो K माइनस S हो गया। तो ये, और एक काम करो K माइनस S लिख लो इसको, यही हुआ। अच्छा लॉग को मैं ऐसे लिख लूं, pKa प्लस 1 अपॉन 2.303 इंटू ln में कन्वर्ट कर दिया नेचुरल बेस पर, S अपॉन K माइनस S। कोई एतराज तो नहीं आपको? मैंने नेचुरल बेस में कन्वर्ट कर दिया लॉग को ln में, 1 अपॉन 2.303। जरा डिफ्रेंशिएट कर दो dph अपॉन ds, s के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल तो कितना? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशियल आ गया 0, प्लस 1 अपॉन 2.303 तो है ही। ln x का डिफरेंशियल कितना होता है? 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन s अपॉन k माइनस s। बट इसका डिफरेंशियल तो भी करना पड़ेगा, k माइनस s इंटू 1 माइनस s इंटू माइनस 1 अपॉन k माइनस s का होल स्क्वायर। अपना खुद करो, मेरा क्या देखते हो? डिफरेंशिएशन जानते हो ना आप। ये k माइनस s से ये पावर कैंसिल आउट हो गई, और ये माइनस माइनस प्लस s, ये s से s भी डिफाइन हो गया। तो जरा देखना क्या हुआ, dph अपॉन ds विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2.303
इंटू 1/s और ऊपर में रह गया कौन, k/k-s। बफर कैपेसिटी क्या थी, बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, ds/dph। एसिडिक बफर के लिए उल्टा कर दो इसको अब, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, एंड दैट इज इक्वल टू एक्सप्रेशन 2.303 इंटू s इंटू k-s, और k-s किसके बराबर है, a के बराबर, तो s/k की वैल्यू a+s। गाइज ये है फॉर्मूला बफर कैपेसिटी का एसिडिक बफर के लिए। तो गाइज ये है फॉर्मूला ऑफ द बफर कैपेसिटी। एक बार चेक कर लेता हूं, यस 2.303 इंटू as/a+s, ये है बफर कैपेसिटी ऑफ एसिडिक बफर फॉर एसिडिक बफर। अब आप खुद ही समझ जाओ, अगर हम बेसिक बफर की बात करेंगे तो बफर कैपेसिटी ऑफ द बेसिक बफर क्या हो जाएगा, बस a की जगह क्या हो जाएगा, b, तो 2.303 इंटू bs/b+s, दैट विल बी द बफर कैपेसिटी ऑफ बेसिक बफर। बफर कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी इफेक्टिवनेस ऑफ द बफर सॉल्यूशन उतनी ज़्यादा होगी। हालांकि इसके बारे में हमें थोड़ी सी बात और करनी है, बट आज यहीं स्टॉप करते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ।